हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टीबी के बारे में, यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे टीबी क्या होता है, कैसे होता है, इसको क्षय रोग है और कैसे होता है, कैसे ये फैलता है और कैसे आप बच सकते हैं, किनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और अगर होती है तो क्या लक्षण सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए, यानी कि प्रिवेंशन। और लास्ट में हम कॉम्प्लिकेशन, यानी क्या इसके नुकसान है अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं, इसका इलाज नहीं कराते हैं। और ट्रीटमेंट की भी बात करने वाले हैं। ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक इफेक्टिव टॉप मेडिसिन की भी हम बात करने वाले हैं। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, पहले इसको कंजप्शन भी कहा जाता था, एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब जो एक दूसरे से फैल जाता है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारी एक दूसरे से फैल जाती है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और यूजुअली ये साधारणतः ये जो है आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, बाकी अदर ऑर्गन जो है कर सकता है। जैसे मान लो महिलाओं में भी ये देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है, स्पाइन का, ब्रेन का, अलग अलग ऑर्गन्स का भी देखा जाता है। मेन फोकस आज हमारा लंग ट्यूबरकुलोसिस। तो जी हमने बात की है डेफिनेशन की कि किनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। देखिए, रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है जिनको, जहाँ पे कुछ ऐसे कारण है, वजह है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। सबसे पहले तो जिनका इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, उनको देखी जाती है। जैसा कि मान लो बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जिनका उम्र ज़्यादा है, उनमें देखा जाता है। और वीक इम्यून सिस्टम, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कुछ और बीमारी है, जैसे मान लो HIV है या फिर डायबिटीज़ है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और ऐसा आपका विजिट रहा है किसी ऐसी जगह पे, किसी कंट्री पे जहाँ पे टीबी के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप अंडरवेट हैं या फिर लिम थिन में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चाहे तो सेकंड हैंड है या फिर डायरेक्ट स्मोकिंग है, एक्टिव है, चाहे फिर सेकंड हैंड है, स्मोकिंग के केसेस में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। या फिर आप ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे जो है टीबी के केसेस हैं, तो एक वर्क इन्वायरमेंट आपका है, तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम, तो ये हमने बात करी है यहाँ पे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और किनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं ये कितनी तरह का होता है। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसको दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है लेटेंट डोरमेंट टीबी, या फिर जिसको हम इनएक्टिव भी कहते हैं, और एक होता है एक्टिव टीबी, जो कि जनरली एक्टिव में जो है टीबी का केस होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनएक्टिव, लेटेंट की और डोरमेंट की। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है इनएक्टिव, यानी उसमें इसमें ये होता है, जैसे मान लो अगर हम बात करें इसके जो है कॉजेटिव एजेंट की कि किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरह का बैक्टीरिया है, अलग अलग स्ट्रेन होती हैं, उसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको होती है। और जैसे ही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से आपको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम कहते हैं इनएक्टिव, डोरमेंट और लेटेंट टीबी, यानी आप में बैक्टीरिया मौजूद है। हो सकता है आपका स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आता भी है जो कि, लेकिन आपका चेस्ट एक्सरे ये सब नॉर्मल आता है, क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ एंटर हुआ है। इसको हम इनएक्टिव टीबी कहते हैं, लेटेंट या डोरमेंट भी कहते हैं। उसके बाद में आता है एक्टिव टीबी, जिसको हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एक्टिव नाम से ही पता लग रहा है कि जो एक प्रॉपर केस होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और आपकी कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से वो मल्टीप्लाई भी कर जाता है, यानी बहुत सारे बैक्टीरियाज भी बन जाते हैं, रेप्लिकेशन उनका हो जाता है, और साथ ही साथ में उसकी वजह से जो है वो आपको डैमेज कर देता है, बॉडी को नुकसान करने लग जाता है, और सिम्टम, साइन और सिम्टम, लक्षण जो है नजर आते हैं। तो इसको हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का केस कहते हैं। और टेस्टिंग में भी हम बताएंगे, सभी टेस्ट इसमें पॉजिटिव आते हैं, स्किन हो गया, ब्लड हो गया, चेस्ट एक्सरे, ये सारे टेस्ट इसमें पॉजिटिव आते हैं। देखिए, दोनों को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर चाहे आप इनएक्टिव हैं, लेटेंट हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट तभी भी आपका जरूरी है, क्योंकि आप में बैक्टीरिया मौजूद है। तो हो सकता है कभी ऐसा हो ओवर द टाइम कि आपका इम्यूनिटी कम हो जाए और वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके जो है प्रॉब्लम कर सके। तो बेटर है कि अपना टेस्ट करा के कोई भी आपको सिम्टम नजर आए तो ट्रीटमेंट आपको दोनों कंडीशन में कराना जरूरी है। ये हम ट्रीटमेंट सेक्शन वाले हैं। फिर हम बात करते हैं इसके स्प्रेडिंग की, ट्रांसमिशन की, कि ये प्रॉब्लम कैसे फैलती है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि ये इन्फेक्शियस है, यानी एक दूसरे से फैलने वाला है। तो फैलता कैसे, इसका एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे मान लो जिसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, उसके क्लोज कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो उसके खांसने से, छींकने से अगर आपका क्लोज कांटेक्ट हुआ है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और जैसा कि हमने बताया कि इम्यूनिटी कम है तो धीरे धीरे आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है हम आपको प्रिवेंशन, बचाव में भी बताएंगे कि आपको क्या क्या स्टेप्स
फॉलो करने चाहिए कि ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे स्प्रेडिंग की कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है फैलता है, कि क्या लक्षण सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर इनएक्टिव है लेटेंट तो उसमें तो कोई सिम्टम है ही नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक्टिव अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो आपने सुना होगा टीबी के मरीज को बहुत ज़्यादा दिनों तक खांसी बनी रहती है, लगातार 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा अगर खांसी बनी रहती है तो आपको जाँच कराना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके जो है खांसते हैं तो उसके साथ जो बलगम आता है, स्पूटम आता है, उसमें ब्लड हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और आप अपना वजन कम होता जाता है, वजन लॉस करते हैं आप, अपना वेट लॉस इसमें देखा जाता है। एपेटाइट लॉस यानी भूख लगना भी आपको कम हो जाता है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है। जैसे इवनिंग राइज टेम्परेचर आपने देखा होगा, शाम को बुखार चढ़ना, ठंड लगना, पसीना आना, ये सारे सिम्टम्स भी इसमें। बाकी डिपेंड करेगा आपका पूरा जनरल फटीग यानी थकान, कमज़ोरी, पेट में दर्द होना, डिपेंड करेगा कि कहाँ का टीबी है और कितना जो है और बॉडी पार्ट में हो गया है, तो उनके सिम्टम भी हो सकते हैं। पेट में दर्द होना अभी हमने बात करी, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट बोन पेन। ये उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि देखिए, ये तो हमने बात करी लंग्स ट्यूबरकुलोसिस की। अगर फेफड़ों का टीबी है, बाकी और भी हो सकता है, आपको हड्डियों का टीबी हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, स्पाइन का हो सकता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो अदर बॉडी पार्ट का भी हो सकता है। हाँ जी, फिर हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की यानी जांच की, कि अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा नजर आता है या आपको लगता है कि आप टीबी के मरीज के कांटेक्ट में आए थे, तो आप टेस्ट करा सकते हैं, अपनी जांच करा सकते हैं। कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं। अगर कोई एक्टिव केस है ट्यूबरकुलोसिस का, अभी हमने यहाँ पे बताया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करना जो है, सर्वाइकल जो निम्फ नोड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग चेक करना, फिजिकली पूरा देखना, पूरा केस हिस्ट्री आपका लेना कि क्या आपका मेडिकल हिस्ट्री रहा है, पूरा केस एनालिसिस करना। कुछ जैसे हमने बात करी स्किन प्रिक टेस्ट की, स्किन और ब्लड टेस्ट इसके लिए कॉमन है, तो स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है। आपको पीपीडी दिया जाता है, पॉइंट जो है 1 mm पीपीडी आपको दे सकते हैं, और उसके बाद उसका जो है रिएक्शन देखा जाता है। रिएक्शन अगर मान लो 5 mm से ज़्यादा होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है, 5 mm से ज़्यादा होता है, और ये टेस्ट जो है इनएक्टिव केसेस में भी पॉजिटिव आता है। तो अगर उससे 15 mm से यानी 15 mm से अगर ज़्यादा आता है तो फिर जो है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होता है कि हाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। 5 तक आता है तो लगभग जो है इनएक्टिव में भी ये पॉजिटिव आ जाता है। ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी आपका इनएक्टिव में भी, यानी अगर आपको जो है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है तभी भी पॉजिटिव आता है, और एक्टिव में तो पॉजिटिव आता ही है। तो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें और जानकारी चाहिए तो चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट एक्सरे में देखिए, हमने बात करी थी, यहाँ पे स्पॉट्स नज़र आते हैं कि हाँ आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपके लंग्स में जगह जगह पे स्पॉट्स नज़र आते हैं, वो इसमें नज़र आते हैं। सिटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, कुछ एडवांस टेस्ट हैं जो कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट पार्ट की। देखिए, ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस को जो है टॉप 10 डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से डेथ होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस उनमें से एक माना जाता है। एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइको जो है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, तो एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं। केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इनएक्टिव यानी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनएक्टिव है, तो कुछ हफ्तों तक आपका ट्रीटमेंट चल सकता है। लेकिन अगर आपका एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, यानी अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा साइन और सिम्टम्स हैं, तकलीफें ज़्यादा हैं, तो आपका ट्रीटमेंट 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने भी चल सकता है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा ना करें, कई बार क्या होता है, आपने हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर ट्रीटमेंट लिया, आपको सिम्टम्स में फ़र्क आ जाता है, यानी इंप्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलरली ट्रीटमेंट रखना है ताकि आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको टीबी था, आपने ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं लिया और फिर से आपको टीबी का प्रॉब्लम हो गया। तो हमेशा अपना रेगुलर प्रॉपर कोर्स करें ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। कि बचाव की, देखिए बचाव की अगर हम बात करें तो जैसा हमने रिस्क फैक्टर्स में बताया था, जैसे मान लो धूम्रपान है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये आप कट डाउन करें, कम करें, क्योंकि इनसे देखा गया है स्मोकिंग से तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, लंग्स वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो आप कम करें। दूसरा, अगर आपको लगता है जैसा कि हमने बताया था किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसको ऑलरेडी टीबी है, तो आप आके अपना टेस्ट एक बार करा सकते हैं, रूल आउट करने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपना जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बहुत आसानी से आपका ट्रीटमेंट भी हो जाए। ये कर सकते हैं आप। और दूसरा, जिनको प्रॉब्लम है, जो एक्टिव केसेस हैं टीबी के, देखिए अगर आपको पता है आपको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है और आप किसी को स्प्रेड कर सकते हैं, आपकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, तो जब भी आप मिलना जुलना अवॉइड करें लोगों से। साथ ही साथ अगर आपका ज़रूरी है तो आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि वो इन्फेक्शन आप तक ही लिमिट रहे, किसी और में वो इन्फेक्शन ना जाए। क्लोज कॉन्टैक्ट से आप बचें, ये बातें आप ध्यान रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा करके रखें
और देखिए वैक्सीनेशन टीकाकरण भी किया जाता है। BCG आपने सुना भी होगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो BCG का चेकआउट रखें आप, बट वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, बच्चों में प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन होना, टीकाकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन यानी अगर आप किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं तो क्या नुकसान उनके हो सकते हैं। देखिए ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको ठीक नहीं करते हैं तो किसी दूसरे बॉडी पार्ट्स में, जैसा कि हमने बताया था, ब्रेन है, स्पाइन है और हड्डियों का, बोन का, अदर बॉडी पार्ट्स में देखा जा सकता है। दूसरा इसका जो है सेप्सिस, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, वो भी इसमें देखा जाता है। डिपेंड करता है कि कितना आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, मेटाबॉलिक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ये इसमें देखने को मिल सकती हैं। इंपॉर्टेंटली अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन पे जब भी आप आएँ हमेशा इंडिविजुअल अप्रोच रहता है, अलग से मेडिसिन रहता है। इंडिविजुअल यानी कि हर एक केस कैसा है, क्या हर एक केस के सिम्टम है, इनएक्टिव है, एक्टिव है, बच्चे हैं, बड़े हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, हर जेंडर, उम्र के हिसाब से दवाइयाँ बदल जाती हैं, बीमारी के हिसाब से दवाइयाँ बदल जाती हैं। स्टॉक मेडिसिन रखी हुई हैं, एक एक करके हम उनकी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखिए फास्फोरस, ये मेडिसिन हमने यहाँ पे रखी हुई है। 30 या 200 पाव में आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लें, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार 2-4 हफ्ते आप यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस का इंडिकेशन क्या होता है कि फास्फोरस का पेशेंट एक तो बहुत ही दुबला पतला होता है, लेंथिन होता है और आगे की तरफ कंधे जैसे झुके हुए होते हैं, आगे की तरफ झुका हुआ होता है, कमज़ोर होता है। फास्फोरस स्पूटम, जैसे आप खांसते हैं, छींकते हैं तो उसके साथ खून आना, ब्लीडिंग, स्पूटम, जो कि इसका मेन सिम्टम है, फास्फोरस में देखा जाता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप ले सकते हैं। लगातार अपने केस के हिसाब से दवा लें, एक बार में एक दवा लें। और सभी दवाओं के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं, वहाँ से केस के हिसाब से एक ही दवा आप खरीदें। सारी दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी है। सारी दवाइयाँ बताने इसलिए ज़रूरी है कि हर केस अलग है, किसी का कोई सिम्टम तो किसी का कोई सिम्टम होता है। अब पालसेटिला की, देखिए पालसेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन है। देखिए इसमें का कलर अलग है, तो कंपनीज की वजह से कलर डिफरेंस हो सकता है। हाँ जी, तो पालसेटिला है 30 या 200 पाव में ले सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। पालसेटिला यूजुअली बच्चों में या महिलाओं में दिया जाता है, चिल्ड्रन में और जो है लेडीज़ में दिया जाता है। बहुत ही इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, माइल्ड, जेंटल, बहुत ही स्लो टाइप होते हैं इसके पेशेंट जो हैं और बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल काइंड ऑफ होते हैं। और पालसेटिला में जो डिस्चार्जेस होते हैं वो ग्रीनिश होते हैं, यानी हरे हरे रंग का आपको स्पूटम आएगा, हरा सा जैसे स्पूटम आएगा। और साथ ही साथ पालसेटिला में बंद कमरे में प्रॉब्लम बढ़ती है और खुली हवा में प्रॉब्लम में इसको आराम पड़ता है। तो ऐसा केस है और प्यास का नहीं लगना, तो ऐसे केस में आप पालसेटिला ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है साइलिशा। ठीक है, साइलिशा मेडिसिन है, अगेन होम्योपैथिक मेडिसिन है। साइलिशा भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, वैसे यूज़ करना है। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। साइलिशा का मरीज भी बहुत पतला होता है और माल न्यूट्रिशन टाइप होता है, यानी बहुत ही कमज़ोर, वीक होना। और साइलिशा में यूजुअली स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस में साइलिशा दी जाती है, तो स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस में आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, एक बार में एक ही दवा आप ले सकते हैं। साइलिशा के पेशेंट को बहुत ठंड लगती है, चिल्ली पेशेंट होता है। और हमने यहाँ पे काली काब रखा हुआ है। देखिए काली काब होम्योपैथिक मेडिसिन है। काली काब भी यूजुअली महिलाओं में, फीमेल में निकलता है और जो ओबेस होती हैं, मोटापा जिनमें होता है तो उनमें काली काब निकलता है, तो काली काब आप यूज़ कर सकते हैं। काली काब में राइट साइडेड जो है लेटने में तकलीफ होती है तो आप काली काब ले सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कैसा क्या हैं। स्पॉन्जा भी आता है, लाइकोपोडियम भी आता है, बहुत सारे से मेडिसिन है ट्यूबरकुलोसिस के लिए होम्योपैथी में। एक हमने यहाँ पे डॉक्टर एक्वेकार 48 भी रखा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। तो ये अगर आपका टीबी के बाद कमज़ोर हो गए हैं फेफड़े तो भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए ये ऐसे जो ड्रॉप्स होते हैं उनको 10-15 ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार मिक्स करके लेना होता है। गुनगुने पानी में आप मिक्स करिएगा 2-3 चम्मच और 10-15 ड्रॉप्स, डिपेंडिंग कि आपका प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियोज़ आपकी मदद कर सकें, वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगें तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। हमारे फ्री लाइव चैट्स होते हैं यूट्यूब पे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर में 1:30 से 2 लगभग आधे घंटे का फ्री लाइव हेल्थ कंसल्टेशन होता है, आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।